स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6। हमारे चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। तो इसमें जो भी चीजें हमें पढ़नी है उससे पहले हम जरा बिल्कुल बेसिक पर चले जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। किसी भी शेप के बारे में पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले जो भी हम ये ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था कि प्रीवियस क्लासेस में कि कर्व यानी कि जब हम डॉट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, नॉन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो लाइन अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो वो क्लोज शेप हो जाएगी, यानी कि जहां से शुरू किया उसी पॉइंट पर आकर मिल जाए तो ये क्लोज्ड हो गई। लेकिन अगर जहां से शुरू किया वहां नहीं मिल रही है तो ये ओपन शेप हो गई, ओपन कर्व हो गया। तो इसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर ये जो क्लोज शेप है इसके अंदर हम सारी लाइंस स्ट्रेट लाइंस ले लें, यानी कि सारी स्ट्रेट लाइंस हो, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है क्लोज्ड हो गया। लेकिन इन दोनों फिगर्स में, इस फिगर में आप देखो यहाँ पर क्या है, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एक क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज शेप सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पॉलीगन। और जो हम ये 2D शेप जितनी भी पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, हमारे पॉलीगन्स के अंडर ही आते हैं। क्योंकि पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, कोई भी क्लोज कर्व, क्लोज शेप 2D जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि पॉलीगन यानी कोई भी लाइंस को, अगर स्ट्रेट लाइंस को ले, उनको ज्वाइन करने के लिए अगर आपने दो लाइन, उनको कितना भी क्लोज करो, फिगर शेप जो है, ये शेप है, वो क्लोज शेप नहीं बनेगी, क्लोज फिगर नहीं बनेगी। तो इसके लिए आपको कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत पड़ेगी? 3 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी पॉलीगन है उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कहां से शुरू होता है? 3 से होता है। सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो क्या है हमारा? 3 साइड वाला पॉलीगन। और इसी 3 साइड वाले पॉलीगन का हमारा क्या नाम है? ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल क्या है? एक ऐसा पॉलीगन है, यानी कि ऐसी क्लोज्ड कर्व है जो स्ट्रेट लाइन से बनी है, जिसके अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड्स है? 3 नंबर ऑफ साइड्स है। अब 3 साइड्स है तो आप देखो इसके अंदर 3 वर्टेक्स है, और 3 ही क्या है इसके अंदर? 1 2 और 3 ही क्या है इसके अंदर? एंगल है। तो ट्राइंगल मतलब 3 साइड, 3 वर्टिसेस और 3 हमारे क्या हो गए? एंगल्स हो गए। तो इसके बाद अब इस ट्राइंगल के बारे में हमने बहुत सारी चीजें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, तो एक बार पहले उनको फटाफट से रिकॉल करते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा कि ट्राइंगल के जो है हम कितने टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ट्राइंगल में क्योंकि 3 साइड्स है और 3 ही क्या है इसके? एंगल्स हैं, तो एंगल्स के बेसिस पर भी हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और साइड के बेसिस पर भी कर सकते हैं। साइड के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमने देखा कि इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। इक्विलेटरल में क्या था? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल 3 साइड्स इक्वल। फिर उसके बाद आइसोसेलेस में हमने देखा था कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर सिर्फ 2 ही साइड्स, कोई भी 2 ही साइड आपस में इक्वल होंगी तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस कहलाएगा। और स्केलेन में हमने देखा था कि कोई भी साइड सेम नहीं होगी, यानी कि ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन ऑफ द साइड्स, हमने ट्राइंगल को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। कि अगर किसी ट्राइंगल की, जैसे इस ट्राइंगल में अगर ये तीनों साइड सेम हो जाए तो ये कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर सिर्फ 2 ही साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस कहलाएगा, अगर तीनों अलग अलग है तो स्केलेन कहलाएगा। इसके बाद हमने इसमें ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइड्स, इसमें एंगल्स का रिलेशन भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने जो एंगल्स होंगे उनकी रेशो भी सेम होगी, यानी कि तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल 3 साइड्स इक्वल, और एंगल्स भी, साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में तीनों सेम होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये चीज हम पढ़ चुके थे। फिर आइसोसेलेस में हमने देखा था कि सिर्फ कोई 2 ही साइड सेम होंगी। जैसे मान लो ये दोनों साइड सेम है, तो अगर ये दोनों साइड सेम है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स है, इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों एंगल्स भी, द एंगल्स विल बी इक्वल। जो इक्वल किसके अपोजिट है? इक्वल साइड्स के अपोजिट है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हमने रिलेशन पढ़ा था। और स्केलेन ट्राइंगल में क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग है तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। फिर हमने एक ये जो है पढ़ा था कि जैसे एंगल्स अलग अलग होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब उस एंगल्स में भी हमने टाइप पढ़ी हुई है एंगल की, एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं, स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि ट्राइंगल के अंदर एक एंगल सम प्रॉपर्टी आती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और वो क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कोई भी कैसा भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होगा?
180 होगा। इसका मतलब जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 180 से तो छोटे होंगे। अब उसमें कोई एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, राइट हो सकता है। तो अगर किसी ट्राइंगल में, जैसे आपको इस शेप को देखने से पता चल रहा होगा कि ये तीनों ही एंगल, ये राइट एंगल है ना, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों ही एंगल्स आप देखो, ये तीनों ही एंगल्स आपको देखने में क्या लग रहे होंगे, ये 90 से आपको छोटे लग रहे हैं। इसका मतलब इसमें तीनों एंगल्स कैसे है, एक्यूट एंगल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स कैसे हो, एक्यूट एंगल हो, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा हो गया, एक भी एंगल 90 से बड़ा हो गया, जैसे इस ट्राइंगल में आप देखो, इस ट्राइंगल में ये एंगल आपको दिख रहा है 90 से बड़ा, क्योंकि 90 होता तो ऐसे होता। तो अगर इसमें एक भी एंगल 90 से बड़ा हो गया, तो ये हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, यानी ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्राइंगल। और अगर 90 डिग्री ही हो जाए कोई एंगल, अगर 90 डिग्री ही हो जाए, तो एक 90 हो गया तो बाकी दोनों मिलाकर के 90 होने चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम तो क्या है, 180 है। तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये सब चीजें हम एंगल्स के बारे में, ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने दो चीजें और पढ़ी हुई हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है किसी भी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से अगर हम उसके अपोजिट साइड पर, बेस साइड पर कोई भी लाइन ड्रॉ करें, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, वो किसी भी ट्राइंगल का क्या होगा, मीडियन। जैसे अगर हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखें, तो इस वर्टेक्स से अगर मैं इसके सामने वाली साइड पर एक ऐसी लाइन बनाऊं जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन का मान लो मैं नाम दे देती हूँ ए डी, तो ये जो लाइन होगी ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी कहलाएगी मीडियन, ये कहलाएगी मीडियन, है ना। ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहां से जो लाइन अगर मैं बनाऊंगी इसको और बेस को, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी, है ना। ऐसे यहां पर देखो, मान लो इस साइड से मुझे बनाना मीडियन, तो यहां से मैं अगर इस बेस साइड को एक ऐसी लाइन बनाऊं जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये लाइन जो है वो क्या कहलाएगी, इसकी, इस ट्राइंगल की इस वर्टेक्स से मीडियन कहलाएगी। इस वर्टेक्स से इधर बना सकते हैं, इस वर्टेक्स से इधर बना सकते हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकती हैं। और ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ट्राइंगल की हाइट। अब हाइट क्या, किसी भी शेप की, कि उसका जो बेस है वहां से लेके उसकी जो टॉप पॉइंट है, वर्टेक्स है, वहां तक उसकी कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही उसकी हाइट होगी। वही यहाँ पर है कि उसके वर्टेक्स से लेकर और बेस तक में जो 90 डिग्री वाली लाइन होगी वही उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और हाइट सेम लाइन होती है, यानी कि जो मीडियन होगी वो परपेंडिकुलर भी होगी, तो वो हाइट बनेगी। ऐसे यहाँ पर हमारे क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड के बीच में जो हम मीडियन बनाएंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो मीडियन और हाइट सेम लाइन होंगी, लेकिन बाकी दोनों वर्टेक्स से देखोगे तो अलग अलग होगा। ऐसे ही इसमें देखो, ये जो है लाइन, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये 90 डिग्री मिले, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये स्केलेन ट्राइंगल है, तो इस केस में मीडियन और हाइट अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रेशो जो भी साइड्स है हमारी, है ना। तो स्केलन में अलग अलग ही होंगे, इक्विलेटरल में हमेशा सेम होंगे, और आइसोसेलेस में इक्वल साइड्स के जो बीच में होगी लाइन, वो मीडियन जो है वो हमेशा मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम लाइन होगी। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, सारी प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम ट्राइंगल के रिलेटेड 9th क्लास में कुछ थ्योरम्स भी पढ़ी है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। तो अब हम उसी पर आ जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी जो हमने पढ़ा है, तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने ट्राइंगल में क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, दो शेप्स हैं, एक जैसी शेप है, ठीक है। अब वो अगर उसमें हमें ये पता है कि 3 साइड है, 3 एंगल है, 3 वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स तो पॉइंट्स हो गए, है ना, तो 3 पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे, 3 साइड्स होंगी। अगर ये तीनों साइड और ये तीनों एंगल एकदम आइडेंटिकल हो जाए, एकदम आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केस में वो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी उनके बीच में। तो कोई भी दो शेप्स वो कॉन्ग्रुएंट कब है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है जब दो शेप्स क्या हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, है ना, यानी कि उनकी साइड सेम है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सब आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग मेजरमेंट्स एकदम सेम इक्वल आ जाएं, तो वो हमारी शेप्स क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। बट जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम सिमिलर शेप्स के बारे में पहले बात करते हैं। सिमिलर शेप्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल, एक सर्कल इधर बनाया मैंने, एक सर्कल इधर बना दिया, तो ये क्या है, दो अलग अलग सर्कल है। अब दोनों की रेडियस कुछ हो सकती है, क्योंकि सर्कल में जो मेजरमेंट है वो क्या है, जो सर्कल की जो
यहाँ पर जो डायमेंशन है वो क्या है, रेडियस है, रेडियस से हम सर्कल बनाएंगे, जितना रेडियस लेंगे उतना बड़ा सर्कल बनता जाएगा। अगर रेडियस सेम रख ली, 2 सर्कल बनाए 2 सेंटीमीटर की रेडियस के, तो बिल्कुल रेडियस सेम हो गई, तो एरिया सेम, उनका जो सरकमफ्रेंस है वो सेम, सब कुछ सेम, तो वो हो जाएंगे आइडेंटिकल यानी कि कॉन्ग्रुएंस। लेकिन अगर मैं 2 सर्कल ऐसे बनाऊं कि एक तो मैंने बना लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा मैंने बना लिया मान लो 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो दोनों की अगर रेडियस अलग अलग हो गई, दोनों की रेडियस अलग अलग हो गई, तो इस केस में देखो क्या है, दोनों शेप सेम है, ये भी 2D सर्कल है शेप, ये भी 2D से शेप है, ये भी सर्कल है, दोनों सेम है। तो अब इन दोनों में हमें पता है कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस सेम है, बस इसमें क्या है, इसमें जो ये डिस्टेंस है वो थोड़ा छोटा हो गया और इसमें थोड़ा बड़ा हो गया। इसको अगर मैं जूम इन कर दूं तो ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, जूम आउट कर दूंगी इसको तो ये इसके जैसा हो जाएगा, बट ये क्या है, एक जैसी सी लग रही है देखने में। तो जो शेप सेम होती है, एक जैसी लगती है देखने में, लेकिन उनके जो मेजरमेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो जरूरी नहीं है सेम हो। ऐसी शेप्स क्या कहलाएंगी, सिमिलर शेप्स कहलाएंगी। तो सिमिलर शेप मतलब ऐसी शेप्स जो सेम है, जैसे 2 स्क्वायर्स, जैसे 2 ट्राइंगल्स, है ना। 2 ट्राइंगल में भी आप देखो, अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लूं और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लूं या स्केलन ले लूं, तो क्या वो सिमिलर होंगी, नहीं, क्योंकि इसमें तो देखो ना, सिमिलैरिटी मतलब एक जैसी, कि अगर वो एक दूसरे को अगर मैं जूम इन या जूम आउट करूं तो वो ओवरलैप कर दे, यानी कि अगर उनकी साइड्स को कोई बड़ी है कोई छोटी शेप है उसको बढ़ा दूं तो वो दोनों एक जैसी हो जाए, लेकिन अभी सेम नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है सेम। तो ऐसी जो शेप्स होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर शेप्स कहलाएंगी। जैसे 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाए, जैसे ये थे सर्कल थे, कि दोनों की जो तीनों साइड्स हैं वो सेम है। अब मान लो कि एक ट्राइंगल लिया जिसकी तीनों साइड 3-3 सेंटीमीटर की है, दूसरा ट्राइंगल लिया जिसकी तीनों साइड 5-5 सेंटीमीटर की है, तो अगर उस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड्स को मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, थोड़ा बढ़ा दूं, तो वो जो शेप होगी वो बन करके 5 सेंटीमीटर तक उसकी साइड पहुंच सकती है। तो ऐसे केस में वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स हम अगर उनकी शेप्स को जूम इन या जूम आउट करें तो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल बन सकती है। तो ऐसी शेप्स हमारी क्या कहलाती हैं, सिमिलर शेप्स कहलाती हैं। तो हम जो पढ़ेंगे अब इसमें आगे चल के, अभी ट्राइंगल में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में कि सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे इसमें। तो हमने देखा कि सिमिलर शेप्स क्या है, कि अगर की शेप तो सेम है लेकिन जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब जैसे सर्कल में देखा था कि रेडियस अलग अलग हो सकती है, या स्क्वायर में हम देखें 2 स्क्वायर्स है सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी साइड अलग अलग हो सकती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है तो शेप सेम है लेकिन पूरी तरह से आइडेंटिकल हो ये जरूरी नहीं है, उनका साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखी है कि कोई भी 2 पॉलीगन्स, जैसे चाहे वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, या रेक्टेंगल हो, या पैरेललोग्राम हो, कोई भी 2 पॉलीगन्स जो सेम शेप है अगर, तो वो सिमिलर कब कहलाएंगे, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो वो कब हमारे सिमिलर होंगे, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर लिया है तो दूसरा ये नहीं कि हम कुछ और ले ले, जैसे रोम्बस ले ले, उसके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री ना हो, जरूरी हो ऐसा, तो उस केस में नहीं होगा, क्योंकि एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स सेम होने चाहिए, क्योंकि एंगल्स सेम होंगे तभी वो सेम शेप बनेगी, है ना। लेकिन उनकी जो साइड है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, उनकी रेशो सेम होनी चाहिए। जैसे जूम इन एंड जूम आउट का एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे पिछली स्लाइड में, कि अगर कोई जैसे फोटो है, आपने एक फोटो खिंचवाई 4x5 की, उसके बाद आपको उसको जूम आउट करना है, उसको बड़े साइज का फोटो बनवाना है, तो वो जो शेप है उसकी उसी शेप से उसको करेंगे, या तो क्रॉप करना पड़ेगा, अगर बिल्कुल एज इट इज वही शेप लेनी है तो उसकी जो रेशो होंगी वो क्या रहेंगी, साइड्स की लेंथ और ब्रेथ वो सेम रहेगी, तभी वो उसकी सिमिलर शेप बन पाएगी, है ना, अदरवाइज नहीं बनेगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो शेडो का एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो शेडो बनेगी, जैसे सनलाइट गिर रही है, आप कोई बुक ले लो, उसकी शेडो अगर हम बनाना चाहें, जैसे आप उसकी जो शेडो बनाओगे तो वो उसकी ऑब्जेक्ट की शेडो उसी के हिसाब से रेस्पेक्ट में आएगी। आपने एक लाइट का और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया, उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट की शेडो देखी, तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो उसी के लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करके, और नीचे जहां भी स्क्रीन पर शेडो बनेगी वो उसके हिसाब से बनेगी। अगर आपने बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया
तो उसकी जो साइज होगी वो उसके रेस्पेक्ट में होगी, और छोटे साइज का ऑब्जेक्ट लिया और लाइट का डिस्टेंस सेम रखा तो उसकी जो शेडो होगी वो उसके हिसाब से छोटी हो जाएगी। तो जो शेडो का जो साइड्स है, डायमेंशंस है, उनकी रेशो और ऑब्जेक्ट की जो साइड्स है उसकी डायमेंशंस है उसकी रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी, तभी वो क्या होंगी, सिमिलर शेप्स होंगी। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल्स एक तो इक्वल होने चाहिए और एक जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, उनकी रेशो सेम होनी चाहिए। रेशो मतलब, जब रेशो का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं बाय नंबर, तो कैसे करते हैं हम उनको डिवाइड करके, दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें सेम यूनिट को लेकर के तो उनके पार्ट्स का जो नंबर्स का जो कंपैरिजन है वो हमारा डिवाइड करके निकालते हैं, दैट इज रेशो। तो रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने बनाया, दो ट्राइंगल बना लिए, दोनों ट्राइंगल में देखो साइड, नंबर ऑफ साइड सेम है, क्योंकि पहला क्या लिखा हुआ था कि कोई भी शेप, पहली तो बात कंडीशन क्या है कि हम कंपेयर ही कब करेंगे, जब क्या हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स हो। अगर मान लो एक स्क्वायर ले लिया, एक पेंटागन ले लिया, एक में 4 साइड है एक में 5 साइड है, तो आप कितनी भी एंगल सेम रख लो, साइड सेम रख लो, कि पेंटागन भी आपने 5-5 सेंटीमीटर का ले लिया रेगुलर और स्क्वायर भी ले लिया 5-5 सेंटीमीटर का, तो आप कभी भी सिमिलैरिटी के बारे में सोचोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ साइड्स क्या है, अलग अलग है। तो पहली तो बात, नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, और नंबर ऑफ साइड सेम है तो सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ये दो चीजें, दो कंडीशन है, तो आप देखोगे कि साइड्स की रेशो सेम है तो सिमिलर है, वरना नहीं है। तो यहां पर जैसे मैंने तीन जो है साइड वाला पॉलीगन यानी कि ट्राइंगल लिया, इसमें देखो फर्स्ट ट्राइंगल में जो साइड्स हैं वो है 2, 4 और 3 सेंटीमीटर की। अब देखो जो दूसरा ट्राइंगल, इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको मैंने, अगर तो किस तरीके से बड़ा किया कि अगर ये 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो ये भी 2 बढ़ रहा है, अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो जो रेशो है इसके साइड्स के इंक्रीज होने की वो क्या रही, सेम रही। देखो ये 2:4, ये 2:4 और उसके बाद ये 4:8 और ये वाली साइड 3:6, तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी और पी क्यू, उसके बाद इधर ये ए सी और ये पी आर, और इधर ये बी सी और ये क्यू आर, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो अगर निकालें तो देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, इधर भी क्या है ये 1/2 और ये भी क्या है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो तीनों क्या आ गई 1/2, 1/2 आ गई। तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आ गई, सेम आ गई। तो अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी शेप हो, चाहे वो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, एनी शेप, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो वो पॉलीगन्स क्या होंगे, सिमिलर पॉलीगन्स होंगे। अब इसी चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, यानी हमारी एक्सरसाइज 6.1, उनको देख लेते हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 6.1 के। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करो, और आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि इन्हीं में से कुछ ऑप्शन आएगा, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि सारे ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल है, चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, सारे सर्कल्स कैसे होंगे, उसमें क्या होगा, जो एंगल है, जो पूरा सर्कल की शेप है वो तो सेम है, लेकिन रेडियस का साइज अलग अलग हो सकता है। तो सिर्फ केवल क्या है, रेडियस की रेशो कम ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे केस में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जितने भी सर्कल है वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है, आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि एक सर्कल 3 सेंटीमीटर की रेडियस का है तो दूसरा भी सेम, यानी डायमेंशंस जो है उनका जो मेजरमेंट है वो एकदम एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। रेशियो सेम की बात नहीं कर रहा ये, तब कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो क्या सारे सर्कल्स की रेडियस सेम है, नहीं, सर्कल्स की रेडियस अलग अलग ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है, तो सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, फिर क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया ऑप्शन। ऐसे ही सेकंड कह रहा है ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स में क्या होता है कि साइड एंगल्स जो है वो सारे 90 डिग्री होंगे और चारों साइड सेम होंगी। वो चारों साइड 3 सेंटीमीटर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकती है, तो उसकी रेशो कुछ भी हो सकती है साइड्स की, वो जो है रेशो जो है वो वेरी करेगी, मतलब कि जो है उनकी जो साइड्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगी, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगी, उनकी रेशोज इक्वल हो सकती है। तो स्क्वायर्स भी क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट ये भी नहीं होंगे। तो ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ट्राइंगल्स में, है ना।
अब ऐसे ही कह रहा है कि ट्राइंगल्स, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे ट्राइंगल? स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अब देखो आइसोसेलेस में क्या है, दो साइड सेम होनी चाहिए, है ना। ये वाली तो कम ज्यादा हो सकती है, मान लो इन दोनों की रेशियो सेम हो गई, क्योंकि ये सेम हो जाएगी, इसकी अलग हो जाए, या हो सकता है इनके बीच का एंगल्स कम ज्यादा हो जाए, तो वो कुछ भी हो सकता है ना, ये वाला एंगल अलग हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन फिक्स तो नहीं है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल की जब बात करेंगे, तीनों एंगल सेम होंगे, और कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो तीनों एंगल बराबर, तो 180 को 3 हिस्सों में बांटो, तो 180 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल सेम होंगे तीनों के। तो हमारी पहली कंडीशन यही थी कि एंगल सेम होने चाहिए, और रेशो, क्योंकि इक्विलेटरल है तो जितनी ये साइड है उतनी ये, तो जब इसको जूम करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी कि इसका साइज बड़ा कर देंगे, तो रेशो भी क्या होगी, सेम एक ही तरीके से बढ़ेगी, है ना। तो जब रेशो बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा ये जो है ट्राइंगल वो क्या कहलाएगा, वो सिमिलर कहलाएगा। तो इसका मतलब सारे ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब वो क्या होंगे, जब वो इक्विलेटरल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल में एंगल्स भी, हमें सिमिलैरिटी के लिए सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एंगल सेम हो। तो आइसोसेलेस में तीनों एंगल सेम हो, ये जरूरी तो नहीं है दो अलग अलग ट्राइंगल के, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनके कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके तीनों एंगल्स हमेशा क्या होंगे, 60 डिग्री ईच होंगे, 60 डिग्री ईच होंगे इक्विलेटरल में, इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमारे हमेशा सिमिलर होंगे। उसके बाद फोर्थ कह रहा है कि दो पॉलीगन, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि दो पॉलीगन अगर सेम साइड है, नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो वो कब होंगे सिमिलर, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, और साइड्स की रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जो दूसरा फिलअप है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दे आर इन सेम रेशो, और प्रोपोर्शन मतलब रेशो ही होता है, सो दे आर प्रोपोर्शनल, यानी कि उनकी रेशो क्या होंगी, सेम होंगी। तो पहले वाले में आ जाएगा इक्वल, और दूसरे में क्या आ गया, प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन और भी सिंपल है, ये कह रहा है सीधा सीधा एग्जांपल दे दो, अपनी मर्जी से जो मर्जी वो एग्जांपल दे दो। पहले में क्या बोल रहा है, सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल दे दो, और दूसरे में बोल रहा है नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल दे दो। अब सिमिलर फिगर जैसे अभी हमने देखा सर्कल, या जैसे इसमें ऊपर दिया हुआ है स्क्वायर या इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कोई भी दो एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे सर्कल्स हो गए, जैसे स्क्वायर्स हो गए, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गए। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल है किसके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे सिमिलर फिगर के, है ना। तो ये सारे हमारे सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल, ऐसे आप और अपनी मर्जी से दे सकते हो, है ना, जैसे रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है ये नॉन सिमिलर फिगर, जो सिमिलर ना हो, जैसे नंबर ऑफ साइड अलग कर दो, या जो है उनका एंगल अलग अलग कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में जरूरी तो नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो सारे, लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसमें कोई भी ऐसे दो नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल दे सकते हो, जैसे पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, ये दो नॉन सिमिलर फिगर्स हो गई, है ना। इसमें हमने तीन तीन एग्जांपल ले लिए, जैसे सारे सर्कल, ऑल सर्कल्स, या दूसरा एग्जांपल हमने लिया स्क्वायर्स का, या एक एग्जांपल हमने ले लिया इक्विलेटरल, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हो गए सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर के। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपको एक शेप, दो शेप दी हुई है, अब बोला कि स्टेट वेदर, ये बताओ कि ये जो फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड इसमें है, चार साइड इसमें है, डेफिनेशन क्या कहती थी कि सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए, और एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, और साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम रेशो में। तो यहां पर आपको पहली चीज तो क्या दे दी कि क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सेम नंबर ऑफ साइड्स तो दे दिया। अब हमें डिसाइड करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर और नॉट सिमिलर। तो अब अपनी फिगर्स को देखते हैं ताकि ये बता पाए। तो देखो इसमें भी चार साइड है, इसमें भी चार साइड है। अब साइड्स की रेशो देखो, ये पीएस अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो 1.5 रेशो 3, इधर भी ऊपर एसआर 1.5 रेशो 3, इस साइड भी 1.5 रेशो 3, इधर भी 1.5 रेशो 3। तो रेशो तो सेम है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम है, हर बार 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, तीनों क्या आ जाएंगी, जब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर नीचे सेम है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, तो रेशो तो सेम ही आएगी कट के,
है ना। तो ये तो रेशो तो सेम हो गई, फिर किसकी बात करें, सिमिलर है या नहीं। एंगल्स देखें अब जरा, इसमें कितने दिए हुए हैं एंगल, ये 90 डिग्री का साइन है, लेकिन ये आपको दिख रहे हैं 90 डिग्री का, नहीं दिख रहे। तो साइड्स की रेशो सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि एंगल्स भी इक्वल हो और साइड भी क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। यहां पर रेशो तो सेम हो गई, लेकिन जो एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसीलिए क्या ये शेप सिमिलर होंगी, नहीं होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज क्या है, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, वो सेम नहीं है, इधर 90 डिग्री और उधर 90 डिग्री नहीं है, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। और रेशो ऑफ साइड से पहले तो हमें यही देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, सेम हो। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही सेम नहीं है तो इस आगे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शेप्स क्या हो गई, ये सिमिलर नहीं हुई, नॉट सिमिलर हुई। तो ये थी हमारी सिंपल सी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब अगली वीडियो में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.2।